दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में हम किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं, और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में हमने खास आमंत्रित किया है पीएन पड़घनी साहब से। जी हाँ, पीएन पड़घनी साहब भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड में मंडल अभियंता कार्य पर है। मंडल अभियंता इस पद पर है। समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में काम करते हैं। विद्यार्थी थे जब से ही आम्बेडकरी विचारों से वो प्रभावित थे। आज मंडल अभियंता इस पद पर कार्य करते हुए वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ये जो भी कुछ हो वो बाबा साहब की बदौलत है, ऐसा उनका कहना है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं पीएन पड़घनी साहब से। जय भीम साहब। जय भीम सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो आप विद्यार्थी थे जब भी बाबा साहब के विचारों से प्रभावित थे और आज मंडल अभियंता इस पद पर कार्यरत है, तो भी आप बाबा साहब के विचारों को भूले नहीं हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पड़घने पीएन नांदेड़ बीएसएनएल में अभी कार्यरत हूँ और विद्यार्थी दशा से ही मैं इस महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध इनके विचारों से प्रभावित था। तो जैसे मेरा शालेय जीवन था तब से ही मैं इस समाज के प्रति मुझे लगता था कि हर समय हमारे समाज के ऊपर हम सुनते थे। माध्यम तो हमारे पास उस समय मीडिया वगैरह ऐसा दूरसंचार टीवी के जैसे माध्यम नहीं थे, तो कहीं से हम सुनते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा होता है हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। जी जी जी। पड़घनी साहब, क्या होता है कि अपना समाज का जो भी आदमी है कामयाबी की तरफ जो गया है तो उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है, हर मुसीबत का सामना करना पड़ा है। तो आपकी पहली प्राथमिक शिक्षा जो होती है ये कहाँ पर हुई और कैसे हुई है? मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है तो मेरा एक गाँव है पिंगली गाँव, एकदम ही विलेज है छोटा सा, जहाँ पे मतलब बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी उस समय मैं जब पढ़ता था। और मेरे घर में तो बिल्कुल ही बिजली की व्यवस्था नहीं थी। केरोसिन के दिए पे मैंने पढ़ाई किया है। लेकिन बाबा साहब के गाने वगैरह जो चलते थे उस समय तो उतना तो सुनता था। तो उन गानों के माध्यम से एक प्रेरणा मुझे मिली थी कि हमें भी पढ़ना चाहिए और पढ़ के कुछ तो बनना है। इसलिए मैं अपने गांव से जब प्राइमरी एजुकेशन मेरा मैंने कंप्लीट किया और फिर मैं नांदेड़ में डायरेक्ट चला है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से शासकीय वसतिगृह था, हॉस्टल मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल, जहाँ पे गुणवत्ता के हिसाब से प्रवेश दिया जाता है। तो मेरे अच्छे मार्क्स थे 7th क्लास में, तो मेरा 8वीं के लिए मैं नांदेड़ में डायरेक्ट चला आया और मेरा एडमिशन हो चुका था शासकीय वसतिगृह में। जी 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 जी। शासकीय वसतिगृह हो तो यहाँ पर पूरे सरकार की ओर से यहाँ पे इंतजाम होता है बच्चों का, बराबर है सर? तो यहाँ का जो अनुभव था ये किस तरह से रहा आपके जीवन में? हाँ, यहाँ पे तो मैं तो गांव से था और एकदम पहला दिन था मेरा। तो वहाँ पे खाना भी फ्री रहता है, रहने का व्यवस्था फ्री है, किताबें फ्री है। तो ये सब सरकार की तरफ से होती है, जो कि बाबा साहब ने हमारे संविधान में जो हमें हक दिए थे उसके हिसाब से ये प्रावधान है वहाँ पे। तो जब मेरा पहला दिन था, जब मैं शाम का समय था तो खाने का समय हुआ था, तो वहाँ के कुक ने मुझे एक थोड़ी सी जली हुई रोटी दी थी मुझे खाने की और बोला था कि ये अभी खाओ। मैं बोला सर ये रोटी ऐसे क्यों दे रहे मुझे, मुझे तो अच्छी रोटी दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं ये कैसे नहीं खाते, मैं भी खाता हूँ। तो मैंने उनको बोला बाहर आ जाइए, आप मुझे खा के दिखाइए। तो उस समय मैं 7वीं का बच्चा था, तो उस समय इतना मतलब करेज दिखा के कि ये सवाल किया उससे कि आप ये रोटी खा के दिखाए। तब उसने समझ में आया कि अरे ये बंदा कुछ तो, मुझे इसका कोई मेरे पास आंसर नहीं। उसने फिर बदल के मुझे रोटी दे दी है अच्छी वाली। तब से वो मुझे फिर जानने लगा कि इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जी 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 जी। यानी बगावत करना, यानी अच्छे के लिए बगावत करना, ये आपके खून में ही है और ये मुझे लगता है कि बाबा साहब की प्रेरणा है, बराबर है? सही। सर, आपने जो मंडल अभियंता बोलकर आप दूरसंचार निगम में काम करते हो, तो ये पहली जो नौकरी होती है ये कहाँ पर लगी और इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ा आपको? तो उसी शासकीय वसतिगृह में मैं फिर 8वीं के बाद 10वीं तक वहाँ पे रहता है इंतजाम हमें।
10वीं में भी मेरे अच्छे मार्क्स आने से फिर मेरा नंबर गुणवत्ता के तौर पर फिर से 11वीं 12वीं के लिए वहीं पे लगा है, उसी शासकीय व्यवस्था गिरा। फिर 12वीं में भी मुझे अच्छे मार्क्स होने के वजह से मुझे और नंबर, मेरा इंजीनियरिंग को नंबर लग गया। तो नांदेड़ में मैं गुरु गोविंद सिंह जी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास हो गया। तो उसी समय मैंने बीएसएनएल में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल का जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट थी। अच्छा। तो उसमें मेरा एग्ज़ाम देने के बाद, वो भी एग्ज़ाम मेरा बॉम्बे में आया था, और उस समय वो भी कॉलेज सेंटर जो था मेरा बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ही था। अरे वाह। तब वहाँ भी मैं यही प्रेरणा ले रहा था कि ये मेरे बाबा साहब का कॉलेज है। यहाँ की अवस्था देखी मैंने आजू बाजू में, ये बेकार लगा मुझे कि बाबा साहब के नाम का इतना बड़ा अच्छा कॉलेज है लेकिन आजू बाजू में ऐसी व्यवस्था है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ भी कुछ मुझे प्रण किया था कि मैं भी मतलब हमारा मतलब इतना बड़ा नाम बाबा साहब होने के बावजूद भी ऐसी अवस्था होती है, मतलब और स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से मैं एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसी एग्ज़ाम सेंटर से मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मेरा सिलेक्शन हो चुका बीएसएनएल में। जी 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 जी। तो आपने जो हर कदम पर बाबा साहब की प्रेरणा आपके साथ में है, हाँ? उनके बलबूते पर आज मंडल अभियंता इस पद पर है आप। तो पहली जो अपॉइंटमेंट होती है, पहला जो होता है, वो कहाँ पर आपको लगी थी नौकरी? तो मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ से वेस्ट बंगाल में हुआ था, कलकत्ता में। जी। तो कलकत्ता में मैं फिर 10 साल वहाँ पे मेरा पूरा गया है। तो वहाँ पे पहला दिन, वहाँ भी मैं फिर मेरी लीडरशिप की चमक वहाँ भी दिखाई दी। वहाँ पे मैं मेस मैनेजर था ट्रेनिंग सेंटर में। जी जी। वहाँ भी मतलब लीडरशिप किया है। तो वो सारे मतलब जो है हमारे बचपन से ही जो हमें अंदर से चल रहा था, वो मुझे एक्सपेरिमेंट करने में मौका मिल रहा था। तो उस मौके का मैंने फ़ायदा लेते रहा, लीडरशिप किया, लोगों को बताते रहा, समझाते रहा। संघर्ष वहाँ पे भी था। अच्छा 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 अच्छा। सर, क्या होता है, अधिकारी एक बार बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो समाज को देखते नहीं, समाज के बारे में कुछ सोचते भी नहीं, अपनी ड्यूटी भली, अपना परिवार भला और अपन भला, ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन उनमें से आप नहीं हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में आपका किस तरह का योगदान रहा है? हाँ, तो यहाँ पे हमारे समाज में एक बहुत अच्छा एक प्रथा है, बोलते हैं उसको, मतलब कि जो भी गुणवंत विद्यार्थी होते हैं उनको सत्कार किया जाता है उस समय। तो उस सत्कार करते समय हमें बाबा साहब के और मामा देशमुख की किताब हमें मिली थी। तो वो किताब पढ़ने से मैं सोचने लगा था कि अरे ये ऐसा भी होता है। तो ये जो है बचपन से ही अपने अंदर किताबों के जरिए या अपने मूवमेंट के जरिए, गानों के जरिए प्रेरणा हमें हमेशा मिली है। जी जी। तो ये सत्कार होने से मैं अच्छा फील कर रहा था और प्रेरणा भी मिली थी कि हमें और कुछ करना है। तो ये किताब हमें बहुत अच्छा सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही बाबा, मैं सर्विस पे लग गया हूँ, बहुत सारे लोग हम दोष देते हैं उनको कि वो नौकरी तो लगी है लेकिन घर में ही रहते हैं, लेकिन उनको इस प्रभाव में आने के लिए शुरू से ये रास्ता नहीं मिलता है। वो अपने घर में, अपने पिताजी माताजी फैमिली में ही बिजी रहते हैं। जी जी। तो उनको रास्ता दिखाने के लिए भी हमारे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को प्रयास करना पड़ेगा कि बाहर में आ जाइए आपको। जी 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 जी। यानी आपके जीवन में पहली किताब आपने मामा देशमुख इनकी पढ़ी है और वही किताब आपको जीवन को एक नया आयाम दिया है, बराबर है? वो कौन सी किताब थी? वो मनुवाद्यांशी लड़ा, मामा देशमुख की। तो उसमें सही प्लानिंग दी थी, सही हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमारी क्या समस्या है, हमारी क्या कमजोरी है, इसमें पूरा विस्तारित रूप से दिया था। लेकिन मैं विद्यार्थी था, लेकिन मुझे वो मेरे अंदर रहता है, कॉन्शियस माइंड में वो पूरा रहता है। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन आंदोलन तो नहीं कर सकता हूँ, भाषण तो नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे माइंड में तो चल रहा था, ये सब पीछे चलता है। हमको लगता है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते उनके माइंड में जो चलता है वो हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या सीख रहा है। इसीलिए तो बच्चे के ऊपर संस्कार जो बोलते हैं बचपन से ही देना चाहिए। मूवमेंट के अगर संस्कार देते हैं, मेरा बच्चा अभी 5 साल का है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लेट हो गया मुझे उसे संस्कार देने में, मूवमेंट बताने में। मूवमेंट तो हमें बचपन से ही बतानी चाहिए कि बाबा साहब ने ये बताया था, हमें ये करना है आज। अगर वो कॉलेज में नौकरी, अब जो सवाल किया था कि नौकरी लगने के बाद लोग आते नहीं हैं, तो ये बहुत देरी हो जाती है इस सवाल में। अच्छा। हाँ, इनको बचपन से ही होना चाहिए, हर मतलब क्या बोलते हैं, हर पहलू पे उनको बताना चाहिए कि एहसास दिलाना चाहिए कि आपको ये करना है। जी 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 जी। पड़घनी साहब, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड में एक तुम्हारी यूनियन होती है, तो यूनियन में किस तरह का आपका काम रहा है? यूनियन भी, हाँ, ये यूनियन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
तो बाकी सारे जनरल एसोसिएशन तो थे ही है हमारे ऑफिस में। अच्छा। लेकिन हमारा एक मैंने सोचा फिर हमारे लोगों के लिए बहुजन लोग जहाँ पे SC ST OBC के समाज के लोग हैं, इनको तो जनरल समाज के लोग ही नेतृत्व करेंगे, हमारा नेतृत्व तो क्या न्याय देंगे हमें। वहाँ भी हमारे ऊपर अन्याय होता है ना, हर समय प्रमोशन में होता है, हमारे ट्रांसफ़र में होता है। तो इसलिए हमारा ही संगठन होने की आवश्यकता हमें लगी, तो हमने हमारा खुद का संगठन बनाया था, उसका नाम था बहुजन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन। अच्छा। तो उसमें मैं असिस्टेंट सर्कल सेक्रेटरी था, महाराष्ट्र सर्कल का पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा काम हमने उस समय कर सकते अगर हमारा संगठन रहा तो। जी जी जी। पडघरे साहब, आप एक बौद्ध धम्मी हैं, बौद्ध धम्म के उपासक है, और आपका जो परिवार है पूरा बौद्ध धम्म को, यानी बुद्ध बाबा साहब के विचारों को मानने वाला परिवार है। तो धार्मिक जो आचरण होता है ये किस तरह से करते हैं आप? हाँ, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है। जहाँ पे हमारे समाज जहाँ फेल हो रहा है, जी। बुद्ध तो कहलाते हैं लेकिन वो उस रास्ते पे नहीं जाते हैं, वो विसंगति हमें दिखती है। तो वो यहीं पे है, ये सवाल में ही आपका मतलब उसका आंसर मैं अगर दूँ तो उसी में आपको समझ में आएगा हमारे समाज की अवस्था क्या हो रही है। तो गौतम बुद्ध ने जो बताया था उस समय कि जीवन में जो सामान्य बातें होती है जीवन जीने के लिए, अगर वो हमें समझ में नहीं आती, उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, तो हमें दुख आएगा ही। आज मैं कलेक्टर भी हूँ, आज मैं कितना भी बड़ा ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं अगर ये बुद्ध का जीवन का सार मेरे जीवन में नहीं लाता हूँ तो मैं हमेशा दुखी रहूँगा, कलह में मेरा जीवन रहेगा। तो ये सब दूर करने के लिए इतना बड़ा साइंटिस्ट बोलते हैं हम गौतम बुद्ध को, बोलने के लिए तो बोलते हैं कि साइंटिस्ट है, लेकिन उस साइंस का, उस खोज का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो बताया था हमें कि अपने जीवन में कैसे जीना है, सामान्य चीज़ों को कैसे आचरण करते करते सुखी संसार मतलब समाधानी जीवन जीना है, और लोगों को प्यार बांटना है, और दूसरा तो कुछ नहीं जीवन में। ये और मेरा शरीर है, आपका शरीर है, ये हम आज है और कल नहीं है, ये नष्ट है ना। यही इसी वाक्य, इसी मतलब वाक्य में गौतम बुद्ध ने बोला है कि आपको आपकी शुरुआत और आपका अंत मालूम है, अंत कहाँ होगा ये भी पता है आपको। मतलब इस रेखा के अंदर ही आपका अंत होने वाला है। हाँ। इसके दूर तो नहीं जाने वाला, 100 साल के ऊपर तो नहीं जाने वाले। तो आपके अभी आज उम्र मेरी 40 है, तो मुझे काउंट करना चाहिए, अभी मेरी 40 गए, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे अच्छी तरह से जीवन जीना है और लोगों को प्यार बांटना है, लोगों का भी जीवन अच्छा करना है। तो इसलिए गौतम बुद्ध का जो धम्म का जो सार है, हर पल हर सांस लेते समय लेना चाहिए। जी 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 जी। हाँ, और मेरी जो कहाँ गलती होती है उसका उसी समय एहसास भी होना चाहिए कि अरे मैंने गुस्से से बोल दिया, मैंने किसी को गाली दी, मैंने किसी का अहिंसा किया, इसी को तो बोलते हैं अहिंसा। अच्छा। तो ये शील पालन जो है करेंगे हम तो, मतलब पल पल करना पड़ता है याद। जी जी जी। मैं बुद्ध हूँ, वंदना हो गई तो नहीं होता है ऐसे। बराबर जी। पडघरे साहब, बाबा साहब ने कहा था कि जो बौद्ध है उन्होंने हर संडे के दिन यानी रविवार के दिन बुद्ध विहार में जाना ही चाहिए, क्योंकि तो बुद्ध विहार ये अपने संस्कृति के केंद्र स्थान होते हैं। तो बुद्ध विहार में लोगों ने जाना चाहिए। ऐसे आपके गांव में कुछ बुद्ध विहार के बारे में है क्या? कुछ बुद्ध विहार है? बुद्ध विहार तो नहीं बना है, लेकिन वहाँ जगह वगैरह मिली है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे मतलब अभी तो कार्यक्रम लेते हैं, छोटा मोटा कार्यक्रम है या जो भी समाज का है वहाँ पे। तो ये जो बाबा साहब ने बोला है कि हमारा जो ये है कि कारवां है आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोशिश तो होती है। छोटा ही गांव है, तो मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे, मेरे प्रयास पे कि अभी मैं कैसे वहाँ पे विकसित करूँगा। और ये बाबा साहब ने जहाँ पे अभी जहाँ है बुद्ध विहार, वहाँ पे हमें तो हमेशा जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए? पहले तो अपने परिवार को साथ लेके जाना चाहिए। परिवार में अगर आपका बच्चा आज से सीखेगा छोटी उम्र से, तो उसको वो संस्कार रहेंगे, तो वो घर में आके वैसा ही आचरण करेगा। वहाँ जो सुना है गौतम बुद्ध बाबा साहब का ज्ञान मिलता है। फिर बड़े जो है, बड़े क्या सुनते हैं कि हमारी समाज की आज क्या अवस्था है, इसके ऊपर चर्चा होती है। क्योंकि ऐसे तो हम मिलते नहीं, दिन भर तो सुबह अपने ऑफिस से निकले, फिर रात को घर में आए लेट से, फिर खाना खा गया और सो गए। यही एक दिनचर्या है हमारे आमतौर पर लोगों की, देखा जाए तो, चाहे गरीब हो, ऑफिसर हो या कोई भी हो।
वो काम करके आके थक जाता है, वो घर में सो जाता है। जी 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 चर्चा समाज के बारे में बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि विहार में जाके उस विहार पे आप इकट्ठा हो जाएंगे। जब इकट्ठा होते हैं तभी तो चर्चा होती है। जी 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 जो लोकशाही जो है इसके अंदर चर्चा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, बराबर है। तो पड़गनी साहब, जहाँ जिस देहात से आप आते हो, आपके माता पिता जी, इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी आपने, तो माता पिता के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पिताजी तो एकदम अनपढ़ ही थे, कोई स्कूल में नहीं गए, कुछ नहीं गए। धोती पहनते थे और खेती में काम करते थे। और मुझे भी कभी कभी हमारे जानवर होते थे, उसको चारा चलाने खिलाने के लिए मुझे भी खेत में बुलाते थे। तो मैं जाता था। उस समय तो कुछ लगता ही नहीं था, लेकिन मैं हमेशा अपनी किताब लेके जाता था। छोटी उम्र में पहले दूसरे के साथ से ही मैं किताब का साथ मैंने छोड़े। खेत में गया, जंगल में गया, किताब लेके ही गया, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई किया मैंने। और पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुझे ये मार्गदर्शन करते थे कि दूसरे के बच्चे ऐसा ऐसा ऑफिसर बना है। उस समय तो शिक्षक ही ज़्यादा बनते थे। अच्छा। तो उनका बच्चा डीएड को लग गया है, अच्छे मार्क्स मिले थे। जी 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 मुझे कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाई करो। मुझे ये कहा है कि दूसरे के बच्चे कैसे बन रहे हैं। हाँ हाँ तो ये मुझे ऑटोमेटिक प्रेरणा मिलती है। अगर वो मुझे बोलते कि नहीं नहीं तुम पढ़ाई करो ज़बरदस्ती से, तो मैं शायद पढ़ाई नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे मन में वो लाते थे कि वो दूसरे के बारे में, तो मुझे रास्ता मिल जाता था ऑटोमेटिक, भले ही वो अनपढ़ थे। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे पिताजी के बारे में। और माता जी भी एकदम अनपढ़ी है, वो भी खेती में काम करने वाली, कोई एजुकेशन नहीं, शिक्षा नहीं। जी 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 आप पड़गनी साहब, आपकी शादी जो हुई है बहुत ही सिंपल, यानी सिंपल हुई है, बराबर है। और आपका मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज और लव मैरिज, इनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? हाँ, ये तो बहुत ही मतलब अपने जीवन में अपना जीवन कैसे जीना है, सुख कारक अपनी अर्धांगिनी जो होती है। हाँ जी जी इसका आमतौर में देखा जाए तो कि लव मैरिज जो बोलते हैं, तो इसमें प्रेम मतलब ऊपर ऊपर की व्याख्या होती है। एक दूसरे को समझ के लेके वो अपने भविष्य तक, अंत तक उसका मतलब, मेरा क्या देखा है उन्होंने कि मैं एक होशियार बच्चा है, स्टूडेंट है, हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में। तो निश्चित ही उनको लगता है कि ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। मतलब कैरेक्टर को ही आपके देखा जाता है लव मैरिज में भी। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर दिख रहा है तो हम मतलब लव होना चाहिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं। इसीलिए आज तक मेरा मतलब 8वीं से मैं उसे जानता हूँ, वो भी आज इंजीनियर बन गए हैं। लेकिन बीच में हमने कभी नहीं देखा। लेकिन वही हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनकी सोच और हमारी सोच, उसमें फिर हमने तब्दील की है शादी में। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो उनका भी ये मतलब फैमिली जैसा एटीट्यूड है, हम भी अच्छे हैं, बुद्ध विचार के हैं, अनुसरण करने वाले हैं। जी 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 तो फाइनली ये कन्वर्ट हो गया अरेंज मैरिज में। अभी क्या करते हैं वो? अभी वो ब्रांच मैनेजर है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा। तो उन्होंने भी शादी के बाद मतलब, ये मैं अपनी महिलाओं की बताना चाहता हूँ कि शिक्षा तो करती है, लेकिन जब शादी होती है तो घर में ही बस अपना जीवन पालने में वो अपना व्यस्त रहती है महिलाएं। लेकिन उसको अगर घर से उसको मौका दिया जाए पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो निश्चित ही उसके जो अंदर की क्वालिटीज़ हो वो अपनी बड़ी ऑफिसर बन सकती है। तो मेरे वाइफ के बारे में वैसा ही है कि उन्होंने मेरे घर में बहुत पढ़ाई किया, डे नाइट पढ़ाई किया। और घर में अच्छी तरह से संभाला भी, मेरे माताजी पिताजी को भी खाना पीना खिला के सब कुछ करते हुए। और एक बच्ची भी थी हमको, तो उसको भी संभालते हुए इन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। अच्छा। और फाइनली उनका सिलेक्शन ऑल इंडिया हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया एग्ज़ाम था, तो उसमें 52 वैकेंसीज में उनका सिलेक्शन हो गया है। जी 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 वैसा देखे जाए तो महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत ही संविधान में प्रावधान दिया है, बराबर है। तो महिला एक सशक्त बने, एक महिला सुधारी, तो मराठी में कहा जाता है कि जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती घराला उद्धारी, ऐसा कुछ भी कहा जाता है। तो महिला के लिए बहुत ही बाबा साहब ने काम किया है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अध्ययन कितना समय करते हैं? अध्ययन अभी हाँ, मेरा पहला तो पूरे बाबा साहब की जितने भी किताबें मैंने पढ़ी है, अभी अध्ययन से ज़्यादा मैं अभी प्रबोधन में लोगों के ऊपर लगता हूँ। अध्ययन करने के लिए तो बहुत है, किताबें ख़त्म ही नहीं होगी, अलमारी भरी हुई दिखती है अपने को, और वो रहती भी वैसी ही। पढ़ूंगा लेकिन मैं मेरे पास रखूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बुद्ध ने क्या किया, गौतम बुद्ध बाबा तथागत गौतम बुद्ध ने यही किया है ना। उनको जब ज्ञान हुआ, जितना पर्याप्त था उन्होंने किया है, उसके बाद उन्होंने
सारा ज्ञान अपना प्रचार प्रसार करने में दे दिया। लोगों की भलाई करने में अगर मेरा ज्ञान दे दूं तभी तो उसका फायदा होगा। अगर मैं ज्ञान लेते ही रहूँगा, ज्ञान लेते रहूँगा और बांटूंगा नहीं, ऐसे ही मैं कभी ना कभी मर तो जाऊँगा, तो वो ज्ञान मेरा खत्म हो जाएगा। तो मैं सबसे बड़ा दुखी आदमी समझूंगा इस पृथ्वी पर, क्योंकि मुझे मालूम होते हुए भी मैं लोगों को जगाने का काम नहीं किया, दुख से मुक्ति का काम नहीं किया। तो ये सबसे मैं जब सफिशिएंट है, मुझे जितना नॉलेज मिला है बाबा साहब की किताब से बहुत काफ़ी है। बाबा साहब ने जितनी भी किताबें लिखी है सभी पढ़ने की तो जो आवश्यकता नहीं है। जिनको पीएचडी करनी है, रिसर्च करना है, वो कर सकते हैं और किताब लिखनी है तो। लेकिन जिनको मूवमेंट चलानी है, समाज के लिए काम करना है, जितना पढ़ा काफ़ी है। बाबा साहब अपने लिखा हुआ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी है। बुद्ध समझ गया हमको, तो उससे लेकर फिर आगे जाना है ना, समाज में जाना ही पड़ेगा आपको। वो बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा। अष्टांग मार्ग क्या है, बंते जी तो बताते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में हमको बताने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल लेवल में, तब सुनेंगे। पड़घनी साहब, आम्बेडकरी आंदोलन में युवा वर्ग की बहुत फोर्स है। ये युवा वर्ग आज इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहा है, तो युवा वर्ग के लिए क्या कहेंगे आप? एक अफसर बोलकर, एक बाबा साहब का बंदा बोलकर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सवाल तो एकदम मतलब दिशा देने वाला सवाल है, क्योंकि यहीं पे हमारी गलती होती है कि युवा वर्ग के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता। जो मूवमेंट में काम कर रहे होते हैं, जो भाषण दे रहे होते हैं, जो सुनने जाते हैं, ये सब युवा इनकी वयोमर्यादा जाने के बाद के काम है उनका। तो वहाँ से वो कितना करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन युवा वर्ग इसमें शामिल होंगे। उनको बाबा साहेब समझ में आ जाएगा, धम्म समझ में आ जाएगा, और हमको क्या करना है। पहले तो हमको खुद के बलबूते पर स्टैंड होना है, मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे व्यवहार में कैसे हमको आचरण करना है, ये भी युवा वर्ग को आना चाहिए। ये अगर नहीं आता है, वो कॉलेज में जाते इधर उधर घूमते हैं, बस घर में रात को लेट आते हैं, पिताजी को भी बात नहीं करते, माताजी को बात नहीं, सीधा खाना भी खाते नहीं खाते, बाहर खाते, सीधा आते हैं। यहाँ पे पिताजी और माताजी की गलती होती है कि वो अपने बच्चे के ऊपर सही तरह से ध्यान ना देते हुए उसको मार्गदर्शन नहीं करते। अगर करते भी है, उनकी सुनते भी नहीं। तो हमारे पास इतने बड़े बुद्धिमान लोग हैं, जैसे भंते जी है, भंते जी के पास लेके जाना चाहिए। बजाय हमको उसको कोसने के बजाय उसको भंते जी के पास लेके जाए कि उनको भंते जी कृपया करके इनको मार्गदर्शन करें, मेरा बच्चा ऐसा ऐसा। लेकिन हम सही बात बोलने में पीछे हटते हैं कि हमारा मतलब नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। हमारे बच्चे की गलती हम किसी के सामने नहीं रखते। यही एक कारण है कि उनका बच्चा आगे जाके गलत बन जाता है। जी। अब पड़घनी साहब क्या है, देखो समाज के अंदर आज देखा जाए तो मुझे लगता है कि 80% लोग आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर है। अभी इसकी वजह से क्या हुआ है कि पढ़ाई लोग कर रहे नहीं, किताबें पढ़ रही नहीं। तो ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे? सही है, ये तो मतलब और एक ज्वलंत बर्निंग समस्या बोलते हैं हमारे समाज की। इसमें ज़्यादा हमारे समाज के लोगों का नुकसान हो रहा है। समस्त मानव जाति का ही हो रहा है। मैं तो कहूँगा हमारा समाज क्या है, हमारा समाज तो मानव जाति है पूरा। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये मोबाइल में लगे रहते हैं, डाटा फ्री मिल रहा है उनको दिन भर में, और उनको लगता है कि इसी में सब कुछ ज्ञान है, और ये ज्ञान उसको पूरा लिमिटेड कर देता है। वो असली ज्ञान से बहुत भटके हुए हैं। जैसे किताब पढ़ना चाहिए था, आपने कहा था, जिस पढ़ने की उम्र है उस समय में किताब ही पढ़ना चाहिए। ये जो व्हाट्सअप वगैरह है, इसमें तो ये सामान्य इन्फॉर्मेशन का चैनल है हमारा। कभी कोई इन्फॉर्मेशन आई, पढ़ लिया और छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसमें निरंतर लगे रहना ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपकी पढ़ाई भी नहीं होती, आपका खाना पीना भी नहीं होता, आपका फैमिली की तरफ आपका ध्यान भी नहीं होता, बड़े हैं तो, और बच्चे हैं तो अपनी शिक्षा पे भूल जाते हो आप। तो अपने जो असली मकसद है जीवन का, उससे भटकते हैं। और मानसिक तरीके से साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो मानसिक तरीके से तनाव निर्माण हो जाता है, और वो बाद में फिर जो उसको करना चाहिए था, व्हाट्सएप पे देखा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो करना था वो भी नहीं कर पाएगा। मूवमेंट पढ़ लिया व्हाट्सएप पे, लेकिन बाहर ही नहीं जा रहा है, घर में दिमाग आउट होके खराब होके वो अपने घर में व्यस्त हो रहा है। तो ये नुकसान तो है ही है। जी बराबर है। अब पड़घनी साहब, इतना सारा आपका काम है, बचपन से लेकर अभियंता बनने तक का आपका जो काम है, ये जो सफ़र है, इसके अंदर कोई सामाजिक संस्था ने बोलो या सरकार की ओर से बोलो, आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? हाँ, पहले तो सबसे पहले मेरे गांव, जहाँ पे मराठा समाज की आबादी ज़्यादा है, उन्होंने मेरा ये गुणवत्ता को पहचान लिया। पूरे गांव ने एक मीटिंग में डिसाइड किया कि हमारे गांव से
ये पड़घने साहब जो है एक इंजीनियर भी बन गए, पहला इंजीनियर है मैं अपने गांव से, ऑफिसर भी है। तो उन्होंने मुझे गांव के नाम से पिंगली रत्न ऐसा अवार्ड देके मुझे सम्मानित किया। अरे वाह वाह वाह। और उसी दिन मैं मेरे गांव में एक भाषण भी दिया मैं। तो वो उनको लगा कि हमारे गांव का छोटा बच्चा ऐसा भाषण देने लगा है कि हमको प्रबोधन किया, हमको मतलब संत तुकाराम हमारा ही शिवाजी हमको बता रहे हैं, अच्छा। हमारे ही महाराज हमको बता रहे हैं महापुरुषों का ज्ञान। वाह। तुकाराम महाराज के बारे में मैं बताया था, तो उनको लगा ये पड़गने तो ये बुद्ध समाज से है, इनको तुकाराम महाराज कैसे पता है, शिवाजी महाराज इतने कैसे पता है। तो वो सारे गांव वाले प्रभावित हो गए और हमारे राह पर आने लगे हैं। समय की पाबंदी है पड़गने साहब, अभी जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें भी सुन रहा है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, अपने दोनों की बातें भी सुन रहा है। तो घर में बैठे हुए लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? हाँ, तो इसी माध्यम से मुझे आपको यही संदेश देना है कि अपना जीवन जो है ये बहुत मूल्य है, हर समय का आपको वैल्यू करना चाहिए। मतलब इस समय की बर्बादी कैसे हो रही है ये आपको हर पल याद आना चाहिए कि मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ, मैं कैसा, मैं इसके पहले भी कहा था कि मैं कितनी बार गुस्सा कर रहा हूँ किसी के ऊपर, और मैं कहाँ मेरी दिशा है मेरे जीवन जीने की, मैं शांति से क्यों नहीं हूँ, मैं शांत जब हूँ इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अब तभी आपको सुख भी मिलेगा। देखिए आप शांत रहेंगे तब आप सुखी रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको इतने महंगे से सारे इलाज करने की ज़रूरत नहीं। अगर बुद्ध और धम्म का ये जो सारांश में बोलते हैं, जिसको बोलेंगे हम 10 पारमिता अष्टांग मार्ग, इतना ही अगर अपन जीवन में लाएंगे तो आपको कहीं हॉस्पिटल अस्पताल घर में सुख चैन इसके लिए कोई काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो घटस्फोट देखा है हमने, जो विवाह के अभी जैसे हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तो उसमें ये ज़्यादातर ऐसी समस्या आप इसी राह पर चलने से आप हल कर सकते हैं। ये कोई आसान मतलब बहुत मुश्किल रास्ता नहीं है। इसको तो ये मुश्किल रास्ता था, इसको तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही सरल कर दिया है, जो आर्य सत्य बताया है। यही अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप इस पृथ्वी पर एक मानव वर्ग बनकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और सुख शांति से चले जाएंगे। और चले तो हम सभी को जाना है, लेकिन प्यार से जाना है, सभी के साथ प्यार करो, यही मेरा पैगाम है। तो दर्शकों, ये थे पीएन पड़गने साहब, जो भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड में मंडल अभियंता इस पद पर कार्यरत है। समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में अभी भी कार्यरत है। बाबा साहब के बुद्ध के विचारों के फॉलोअर्स है और आने वाले दिनों में पीएन पड़गने साहब के माध्यम से, उनके हाथों से ऐसा ही समाज का कार्य हो और ये कार्य करने के लिए पड़गने साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।